और आप बहुत ठीक बोल रही हो, आप बहुत अच्छी मायरे माशियात हैं, पर मेरी बात तो सुने ना। तो आप अगर कोई बात करेंगे, आप बोले। मुझे अगर लगेगा कि आप ये बात ठीक नहीं करे, मेरा कोई आपका कोई सियासी मुकाबला तो नहीं हो रहा। आप पीटीआई को, मैं नून लीग तो नहीं हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपका काम है जवाब देना। आप मुझे कह रहे हैं आपको इकोनॉमी का नहीं पता, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे लगता है आपने वो लेटर नहीं देखा। आपने देखा वो लेटर जिसमें आप लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट, आपको पता है कि वो 10 रुपए उन्होंने बढ़ाने का कहा था, ये कम करने का कहा था? उन्होंने बढ़ाने का कहा था। जनाब जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे इमरान खान के चमचे की धुलाई आज पाकिस्तान की इस बहादुर एंकर ने कर दी है। क्योंकि जब पाकिस्तान की सरकार को इमरान खान के चमचों ने घेरना शुरू किया था, उस पर सीधा एक ऑब्जेक्शन था कि पाकिस्तान की सरकार अब जो पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ा रही है, उस पे कहीं ना कहीं ये IMF के आगे सरेंडर करने जैसा है। तो कहीं ना कहीं आज अब पाकिस्तान में जो इमरान खान के चमचों ने मुद्दा बनाया कि IMF के आगे सरेंडर करके पाकिस्तान की आवाम का खून चूसा जा रहा है, ऐसा ही एक सौदा और मसौदा तैयार किया था इमरान खान ने भी IMF के आगे। अगर IMF उन्हें पैसे देता है सरकार चलाने के लिए, तो उनको जो ट्रेड डेफिसिट है वो कुछ न कुछ कम करना पड़ेगा, ताकि कुछ पैसे फॉरेन रिजर्व में उनके बढ़े और IMF आसानी से लोन दे सके। तो उस समय इमरान खान ने भी ये अपनी सरकार रहते हुए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए थे। और ये रेट बढ़ाने के बाद अब कैसे इमरान खान के चमचे को जब पूछा गया कि आपकी सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए थे, तो उस समय आप क्यों नहीं बोल सके, तो कैसे ये चमचा बिलबिला उठा, आप देखिए डिबेट में और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बताया था, उन्होंने ये बताया था कि पेट्रोलियम लेवी की मद में आप लोगों ने 30% ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, हर महीने 4-4 रुपए करके बढ़ाने हैं। फिर आप लोगों ने 10 रुपए कम किए ना, सब्सिडी दी ना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने भी ये कहा था कि ये सिर्फ जून तक का रिलीफ है, जून तक ये सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। मसला ये है कि आज तरीके इंसाफ की हुकूमत होती है, मौजूदा हुकूमत बैठी है, दिस वे और दैट वे ये प्राइसेस बढ़नी थी। आप अजीब बातें कर रही हैं, आपको फाइनेंस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और मुझे होगा भी। आप मुझे एक बात बताएं, इनके जमाने में 52% पेट्रोलियम लेवी ली जाती थी, 17% उसके ऊपर सेल टैक्स लिया जाता था। इन्होंने ऑयल बोनेंजा एंजॉय किया, $35 फी बैरल इनका ये तेल खरीदते होते थे। हमारे दौर में 100-110 के ऊपर हमने पेट्रोल खरीदा है, हमने डीजल खरीदा है। कोरोना आया हुआ था, सब्सिडी दी आप लोगों ने, 10 रुपए जो आपने कम किए। सुनते जाइएगा, ये तो तरीका नहीं है ना। आप मेरा आर्गुमेंट नहीं बिल्ड करने दे रही मुझे, आप बीच में सवाल कर देती हैं। आप मेरा आर्गुमेंट तो बिल्ड करने देना, कुछ जल्दी तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी जब इनकी हुकूमत गई थी 3700 अरब रुपए की रिसीट्स थी, हमने 6100 अरब रुपए पे रिसीट्स लेके चले गए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इनका 84% था, हम डेट टू जीडीपी 73% के ऊपर ले आए। आपके सामने हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी $13.5 अरब से, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी $39 अरब पे, जो ये कम करके गए थे। हमने तो एक स्टेबल पाकिस्तान इनके हवाले किया था, हम तो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, हम अपने खर्चे कम कर रहे थे, हमने तो कोई 4 कैंप ऑफिसेस नहीं बनाए हुए थे। हम चाह ये रहे कि अभी भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंस का अगर थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, अगर आप एक इदारे से पैसे ले रहे हैं और सुन लेना, IMF से आप लोगों ने पैसे लिए, क्या IMF ने आप लोगों को कहा था कि आप लोग 10 रुपए कम करेंगे? उन्होंने कहा था कि आप 10 रुपए बढ़ाएं? आप IMF की निगोशिएशंस के पेपर्स निकालें और जरा उनको पढ़ें, कहां ये लिखा हुआ है। देखिए आप कहते क्या, वो कहते क्या आपको, IMF कहता क्या आपको, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए। सुनती तो जाइए ना, आप सुनती तो जाइए ना, फिर आप बोली जा रही हैं बीच में, मेरी बात तो सुन ले मोहतरमा। लेकिन अगर या फिर आप वीलॉग किया करें, आप ये ना किया करें। मैं मुझे क्यों बुलाया? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो नाज़रीन समझे कि मैं गलत बोल रहा हूं, और आप बहुत ठीक बोल रही हो, आप बहुत अच्छी मायरे माशियात हैं, पर मेरी बात तो सुने ना। तो आप अगर कोई बात करेंगे, आप बोले। मुझे अगर लगेगा कि आप ये बात ठीक नहीं करे, मेरा कोई आपका कोई सियासी मुकाबला तो नहीं हो रहा। आप पीटीआई को, मैं नून लीग तो नहीं हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपका काम है जवाब देना। आप मुझे कह रहे हैं आपको इकोनॉमी का नहीं पता, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे लगता है आपने वो लेटर नहीं देखा। आपने देखा वो लेटर जिसमें आप लोगों को
लेटर ऑफ इंटेंट आपको पता है कि वो 10 रुपए उन्होंने बढ़ाने का कहा था, ये कम करने का कहा था? उन्होंने बढ़ाने का कहा था जनाब। आपके चेयरमैन साहब खुद कह चुके हैं कि हम पे प्रेशर था कि प्राइसेस बढ़ाओ, लेकिन हमने कम की। आप इस चीज को इंडोर्स करते हैं या नहीं? जब आप बोल रही होती है मैं आपके दरमियान में बोलता हूँ? जी बोले आप। मुझे आपकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ है। जी बोले। मैं बोलता हूँ, अगर आपने मुझे बुलाया है और मैं आपको जवाब दे रहा हूं तो लेट द पीपल डिसाइड कि मैं गलत बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं। मुझे पूरा आर्गुमेंट तो कंप्लीट करने देना, अब मेरे बीच में तो ना बोले मैं गलत बोल रहा हूं, सुने उसके अंदर से सवाल उठाए। दिस इज द वे। अगर आप उसके अंदर मेरा पूरा आर्गुमेंट नहीं बिल्ट होने दे रही तो मैं कैसे आगे जाऊंगा? मुझे आप बता दें। चल नहीं, अब आप मेरे सवाल का जवाब देना, इस बात को छोड़े, हम कोई लड़ने तो नहीं बैठे हुए। एक शो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं, पर मेरा जवाब तो पूरा सुनने की हिम्मत पैदा करे ना। आप मेरे जवाब ही सुनने नहीं चाहती तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको? मुझे बताएं। अच्छा, मैं अभी पूरा अपना आर्गुमेंट ही खत्म नहीं करता और आप बीच में सवाल करने लग जाती हैं। अब आप टाइम जाया कर रहे हैं। जी मैं जाया करूं? ठीक, आप बहुत अच्छी तरह से आप बोल। मैंने तो सवाल कर लिया ना, मैंने सवाल कर लिया, मैंने कहा जवाब दे दें आप, फिर पिछली बातों पे चले गए। तो अभी सवाल बहुत रहते होंगे क्योंकि आप जवाब तो सुनना ही नहीं चाह रही है, तो सवाल करना चाह रही है। करें नहीं करें आप जितने सवाल एक साथ कर लें ताकि मैं उनका एक साथ जवाब दे दूं। हुकूमत में होते हुए आपका ये एटीट्यूड नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ सारे सवाल आप मेरे से सारे सवाल कर लें, मैं उसका एक साथ जवाब दे दूंगा। चलिए आप जवाब दें प्लीज। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूं आईएमएफ के साथ किस तरह निगोसिएशंस होती हैं। आईएमएफ आपको कहता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं छपते। वो आपका कहते हैं आपका ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए क्योंकि जब ट्रेड डेफिसिट कम होता है, बढ़ता है, तो आपके मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं आपने अपने अखराजात कम करने हैं और आपने अपनी इनकम रिसीट ज्यादा करनी है। मैं आपको पिछली दफा का बता रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमत थी हमने इस चीज को मैनेज किया था। आईएमएफ हमें कहता था पेट्रोलियम बढ़ाएं, कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद उन्होंने क्या बढ़ाया? हमने कहा हम 4 रुपए महीना वाइज बढ़ाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए बढ़ा देंगे, और उसी की तरह हम 4 रुपए बढ़ा रहे थे। पर उसके बाद हमने आईएमएफ को उस लेटर के अंदर देखें, हमने कहा कि हम इसके अंदर कोई फिजिकल स्पेस निकालेंगे। 300 अरब रुपए की फिजिकल स्पेस निकाली, 90 अरब रुपए की हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्पेस निकाली, फिजिकल स्पेस, और कहा जून तक हमने अपने आप को कवर कर लिया हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारी सीट ज्यादा हुई, वरना हम आहिस्ता ग्रेजुअली इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। पर मुझे आप ये बताएं कि 1.5 महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देना, पहले जो हमने सब्सिडी दी वो खत्म करना, और 47% आपने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा देना। अच्छा चले बढ़ा दी, वो बिजली तो पूरी करते हैं। हमारे दौर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, हर 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। तो इससे साबित क्या होता है? साबित ये होता है कि आप नाअहल हैं, आप निकट्टू हैं, आपको इस चीज की प्लान ही नहीं। 35 आपने साल इस मुल्क पे हुकूमत की है और आज आके भी आप लोगों को पता नहीं क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर जो पावर प्लांट्स आप लगा के गए थे वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, और उनकी वजूहात देखें, आप परेशान हो जाएंगे। पाकिस्तान टाइम पे कोरोना नहीं, एलएनजी नहीं मंगा सका, पाकिस्तान टाइम पे कोयला नहीं मंगा सका, उसकी जो मेरिट के ऊपर जो प्लांट्स चलाने होते हैं आपने उसे फारिग कर दिया हुआ है। दीज आर द रीजंस। अगर आप चाहते हैं बैठे, हम बैठने को तैयार हैं, हम जमहूरी जमात है। पहली बात शुरू होगी कि आप इलेक्शन डेट्स दें। ये दुनिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर ये नहीं होता कि अक़लियती पार्टी का वजीर आजम हो और अक्सरियती पार्टी का बंदा ऑपोजिशन के अंदर बैठा हुआ है। 156 सीटें जिस जमात के पास है वो अक़लियत में बैठ गए, और जिसके पास 86 सीटें हैं वो वजीर आजम बन जाए। दुनिया के, पाकिस्तान के मोस्ट क्रिमिनल, जो मोस्ट वांटेड लोग हैं वो अपने कैबिनेट के अंदर बिठा दिए हैं। जिसके किसी शोबे, खुर्रम दस्तगीर को आप ले लें, जब वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड मिनिस्टर थे, आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 अरब से $23.5 अरब पे चली गई थी। पाकिस्तान के अंदर जो अपने वजीर एजुकेशन लगाया, जो वजीर सेहत लगाया, आप मुझे बताएं कि क्या स्पेशलिटीज है? मुझे इस चीज का जवाब दे दें। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आप लोग इसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए बिल्कुल ठीक बात है, ये जेन्युइन सवाल है आपका। अब मुझे ये, इसका मैं आपको जवाब ये देता हूं कि आपके इंटरनेशनली आपके सामने एक साइफर आता है और साइफर के अंदर कंडीशंस लिखी होती हैं। अगर ये अदम एतमाद कामयाब नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएंगे। दूसरी, अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ कर देंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर रशिया गए थे, वो रशिया सिर्फ अपने खुद उन्होंने फैसला किया था
और इसके अंदर कोई और शामिल नहीं था। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर हम रशिया जाते हैं, बोलूं वक्त का मैं बोलूं, एक्चुअली आप लोगों में खुद कंफ्यूजन है। आप लोगों को नहीं पता कि ये अमेरिकी साजिश थी, आप लोगों को नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट से खराब ताल्लुकात का नतीजा है। आप लोगों को ये, कभी आप लोग कहते हैं पिछले जून से साजिश तैयार हो रही थी, कभी कहते हैं कि अक्टूबर वाला जो सारा सीन हुआ था DGISI की तब्दीली का, ये सारा उसके जो है ना वो असरात हैं, फिर कहते हैं कि फरवरी में एक साइफर आता है। मतलब कि समझ नहीं आती है कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। आप लोगों की अपनी पार्टी के सीनियर लोग इस चीज को एडमिट करते हैं, आपके इत्तेहादी एडमिट करते हैं कि अगर हमारे एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो आज हम लोग हुकूमत में होते। तो फिर कहां जाती है अमेरिकी साजिश का बयानिया? अच्छा, आपकी बात है। देखिए, बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं और उसके बाद एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जब ये इस तरह की चीजें होती हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमारे पहले साल के बाद आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब इधर इस्लामाबाद के अंदर धरना देने आए थे। उसके बाद वो PDM बना के धरना देने आए थे, फिर PDM तोड़ के धरना देने आए थे। और मुझे एक बात बताएं, यका क्या होता है कि आपकी जो अलाइज पार्टीज हैं वो आपका साथ छोड़ देती हैं। यका क्या होता है कि PDM इकट्ठी हो जाती है जो एक दूसरे